मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। एपिसोड 391। नताशा ने ड्रैगन सिटी की तबाही देखी थी। जिस दिन उसे पता चला कि उसका परिवार और उसका शहर नष्ट हो गया है, उस दिन वो बहुत रोई थी। जिस दिन उसने ये देखा, उसने उस व्यक्ति को खोजने और उसे मार डालने की शपथ ली जिसने ये किया था। वो उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और घृणा से भर गई जिसने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसका घर और उसका शहर खंडहर में तब्दील हो गया। उसके परिवार के सभी सदस्य मारे गए, जिनमें उसका भाई भी शामिल था, जो दूसरा राजकुमार था। कुछ दिनों बाद वह गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई। सबसे बड़ा राजकुमार इस अनरैंक्ड राज्य का नया राजा बन गया और उसने राज्य को पुनः पटरी पर लाने तथा अपनी बहन, जो गायब हो गई थी, की खोज करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। ये सब एक रहस्य था। कोई नहीं जानता था कि एक ही दिन में तीसरे स्थान पर आने वाले राज्य ने सब कुछ कैसे खो दिया। महाद्वीप के केवल 19 प्रमुख संप्रदायों को ही इस बात का अंदाजा था कि क्या हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इन नीच लोगों को, जिन्हें वे चींटियां मानते थे, ये बताने की जहमत नहीं उठाए। 1 महीने की खोज के बाद उन्होंने अपराधी को खोजने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। वहां 9 देव पशु कबीले थे और उनमें से एक काला कछुआ कबीला था। वे पूरे विश्व में कबीले के उस युवा स्वामी को खोज रहे थे जो अपना घर छोड़कर चला गया था। अपनी खोज में वे उस युवक को तो ढूंढने में सफल हो गए जिसे वे ढूंढ रहे थे, लेकिन वे उसे खो बैठे। कुछ समय बाद एक अलग ग्रह पर उन्हें कुछ और मिला। उन्होंने पाया कि देव जानवर ड्रैगन कबीले के योद्धा जमीन पर कुछ छिपा रहे थे। काले कछुआ कबीले के सदस्य ने वह वस्तु ले ली जिसे ड्रैगन योद्धा के चले जाने के बाद ड्रैगन कबीले द्वारा जमीन में गाड़ दिया गया था। उसे पता नहीं था कि काले कछुआ कबीले का युवा मास्टर पास में ही था और वह उनके द्वारा देखे जाने से पहले ही भाग गया था। काले कछुए कबीले के सदस्य ने जमीन में दबी कलाकृति को अपने कबीले के स्वामी को दिखाने के लिए अपने साथ कबीले में ले गए। तारानकन 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 तारानकन। दिलचस्प है, ड्रैगन कबीला इन चीजों को दूर के ग्रहों में दफना रहा है। मैंने सुना है कि वे अपने योद्धाओं को बड़ी मात्रा में अपने दायरे से बाहर भेज रहे थे, इसलिए इन चीजों को विभिन्न स्थानों पर दफनाना था। काले कछुए कबीले के स्वामी ने उस गोलाकार वस्तु को देखते हुए कहा जिसे उसके एक आदमी ने वापस लाया था। हाँ गुरुजी, मैंने उसे जाने से पहले अपनी आंखों से इसे दफनाते हुए देखा था। मुझे लगता है कि वे कई दुनियाओं में ऐसा कर रहे हैं। काले कछुआ कबीले के सदस्य ने शिष्टाचार का पालन करने के लिए अपनी आंखें नीचे रखते हुए कहा, ठीक है, मैं देखूंगा कि यह क्या है। वैसे क्या तुम्हें मेरा बेटा मिल गया? काले कछुए कबीले के सरदार ने उस आदमी से पूछा। नहीं पैट्रियार्क, हम उसे ढूंढ नहीं पाए, उस आदमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आह, ये लड़का, ये बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। इसने पहले ही 2 नश्वर दुनियाओं को नष्ट कर दिया है और 5 दुनियाओं की सभ्यता को बर्बाद कर दिया है। वे कुछ कमजोर दुनियाएं थीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। ऐसी कई दुनियाएं हैं जिनका संबंध अन्य देव जानवर कुलों से है। अगर उसने वहां परेशानी पैदा की तो वह हमारे काले कछुए कबीले के लिए बहुत परेशानी लाएगा। क्या वह आदमी शांति से नहीं रह सकता और अपने लंबे जीवन का आनंद नहीं ले सकता? ऐसा नहीं है कि उसका जीवन लंबा नहीं है, काले कछुए कबीले के मास्टर ने आह भरते हुए कहा। काले कछुए कबीले के सदस्य ने कुलपति की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। उसने चुप रहने का फैसला किया। खैर, आप जा सकते हैं और खोज फिर से शुरू कर सकते हैं, काले कछुए कबीले के सरदार ने हाथ हिलाकर आदमी को जाने का इशारा करते हुए कहा। काले कछुए कबीले का सदस्य चला गया और बूढ़े दिखने वाले काले कछुए कबीले के सरदार को बड़े कमरे में अकेला छोड़ गया। ये छोटी सी चीज हो, क्या यह वो चीज है जिसका उपयोग वे 10वें देव जानवर को खोजने के लिए कर रहे हैं? काले कछुए कबीले के मास्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने फिर से गोलाकार वस्तु को देखना शुरू कर दिया।
तारानकन 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 काले कछुए के कबीले से बहुत दूर एक अनोखा क्षेत्र मौजूद था जिसे ड्रैगन क्षेत्र कहा जाता था। यह वह जगह थी जहां ड्रैगन कबीला रहता था। ड्रैगन क्षेत्र के केंद्र में एक बड़ा महल था और महल के अंदर एक शक्तिशाली दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के पंजे ड्रैगन जैसे थे और शरीर सुगठित था। वो एक सिंहासन पर बैठा था जो पूरी तरह से हड्डियों से बना था। सिंहासन उसके अपने बेटे की हड्डियों से बना था जिसे मार दिया गया था। यही वो घटना थी जिसने उसे और भी क्रूर बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि 9 देव पशु राजाओं में से काला कछुआ कबीले का स्वामी अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। सफेद बाघ राजा अपने अहंकार और रवैये के लिए जाना जाता था। बर्फ की फीनिक्स रानी अपनी शालीनता के लिए जानी जाती थी। फीनिक्स रानी अपने उग्र स्वभाव के लिए जानी जाती थी। 9 पूंछ वाली लोमड़ी रानी अपने आकर्षण के लिए जानी जाती थी। सुनहरा कौवा राजा अपने गर्व के लिए जाना जाता था। सच्चा रॉक राजा अपनी अभेद्य रक्षा और अपनी अटूट इच्छा के लिए जाना जाता था। किलिन राजा अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। ड्रैगन राजा के लिए वो अपनी क्रूर शक्ति और अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता था। 9 देव पशु राजाओं में से ड्रैगन राजा और सफेद बाघ राजा को सबसे शक्तिशाली कहा जाता था। सबसे कमजोर के बारे में ये स्पष्ट नहीं था। कोई भी खुद को कमजोर मानने को तैयार नहीं था और इसके लिए कई लड़ाइयां हुई। लेकिन फिर भी अन्य देव जानवर राजाओं के अनुसार 9 पूंछ वाली लोमड़ी रानी को सबसे कमजोर कहा जाता था। लेकिन उसका आकर्षण अभी भी किसी भी लड़ाई को उसके पक्ष में मोड़ सकता था। इसलिए किसी ने भी इस सिद्धांत का परीक्षण करने की कोशिश नहीं की। ड्रैगन किंग सबसे शक्तिशाली देव जानवर राजाओं में से एक था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वो और भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। वो 10वें देव जानवर को खोजना चाहता था जो दुनिया के किसी अज्ञात कोने में अभी अभी प्रकट हुआ था। वो उसकी शक्ति को अवशोषित करना चाहता था और भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। वो ये काम विशेष रूप से शीघ्रता से करना चाहता था क्योंकि आकाश में बादलों के रूप में एक अजीब घटना घटित हुई थी जिससे प्राचीन स्वर्णिम फीनिक्स का निर्माण हुआ था। प्राचीन स्वर्ण फीनिक्स और प्राचीन असंख्य जानवर सच्चे देव जानवर थे। वे पहले 2 देव जानवर पूर्वज थे। उनके खून से अन्य देव जानवर पैदा हुए। वे दोनों बहुत पहले गायब हो गए थे, लेकिन आकाश में संकेत ये दिखा रहा था कि 2 प्राचीन देव जानवरों में से एक प्राचीन स्वर्ण फीनिक्स जल्द ही प्रकट हो सकता है। ड्रैगन राजा कुछ कारणों से ऐसा होने से पहले और भी अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था और वह 10वें देव जानवर को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, यह नहीं जानते हुए कि 10वां देव जानवर एक नश्वर के भंडारण वलय में था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 10वां देव जानवर असल में देव जानवर नहीं था, बल्कि वह एक पूर्वज जानवर था। ये 2 पूर्वज जानवरों में से एक था जिसे प्राचीन असंख्य जानवर के नाम से जाना जाता था। दक्ष को हाल ही में पता चला था कि लिटिल स्नो प्राचीन असंख्य जानवर हो सकता है। वो और जुन वर्तमान में इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 लोग थे जो इस बारे में जानते थे। ड्रैगन राजा ने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा। जो चीज हमने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उसे सभी लोगों में फैला दिया? उसने अपने आदमियों से पूछा। हाँ महाराज, हमारे लोग वापस आ गए हैं और हर गोला निर्दिष्ट स्थानों पर रख दिया गया है, ड्रैगन जनरलों ने कहा। तुम लोगों का क्या तुमने उन्हें दानव लोक और स्वर्गीय लोक में रखा है? ड्रैगन राजा ने पूछा। हमने वहां भी गोले रख दिए हैं और किसी की नजर में नहीं आए, पुरुषों ने उत्तर दिया। अच्छा, तुम वापस जा सकते हो, ड्रैगन राजा ने कहा क्योंकि वह उसका हाथ चाहता था। ड्रैगन जनरल चले गए, लेकिन उनमें से एक वहीं रह गया। आह महाराज, ड्रैगन जनरल ने अनिश्चितता के साथ कहा। बोलो, ड्रैगन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्रैगन जनरल ने कहा, एक व्यक्ति को छोड़कर सभी अपने मिशन से वापस आ गए हैं। कौन? ड्रैगन राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। जनरल लाए, उसे ओब रखने के लिए व्हाइट टाइगर दायरे में भेजा गया था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या मुझे जाकर जांच करनी चाहिए? ड्रैगन जनरल ने पूछा। हम व्हाइट टाइगर क्षेत्र, ठीक है, जाकर जांच करो।
जैसे ही तुम्हें कुछ मिले वापस आकर मुझे रिपोर्ट करो, ड्रैगन राजा ने सिर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन जनरल पीछे मुड़ा और सिंहासन कक्ष से बाहर चला गया। ड्रैगन राजा ही एकमात्र बचा हुआ व्यक्ति था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने मेरे आदमियों को पकड़ लिया है। चीजें जटिल हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि मैं क्या करने जा रहा था। वे उसी तरीके के बारे में सोचेंगे, अन्यथा मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। वे मेरे जनरल को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, ड्रैगन राजा ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। तारानकन 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 तारानकन। डार्क स्पिरिट घोड़ों का एक समूह उसी तरह से सुनाई साम्राज्य के अंदर उड़ गया जिस तरह से वो वहां से गया था। डार्क स्पिरिट घोड़े ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को ले जा रहे थे जो अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे। दक्ष भी उनके साथ था। वो वूश उनके पीछे बैठा था। यह आदमी हमारे वापस आने के बाद फीनिक्स ब्लड रोब को छीनने वाला है ना? मुझे बाकी मिशन के लिए रोब के बिना ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे उसके बेटे से वापस ले लूंगा, दक्ष ने वूशुन को देखते हुए सोचा। शुन, मैं कुछ पूछना भूल गया। अगर मैं यह मिशन पूरा कर लूं, तो क्या मैं इस दुनिया में कुछ और समय तक रह सकता हूं? दक्ष ने शुन से पूछा। नहीं, आप नहीं रह सकते। जब तक यह मुकदमा खत्म नहीं हो जाता, आपको वापस घर ले जाया जाएगा। आप यहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते, जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो मुझे इस मिशन को पूरा करने से पहले चौथा लॉ ऑफ ढूंढना होगा, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, कसुन ने दक्ष को उत्तर दिया। क्या तुम्हारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका है कि वह कहाँ हो सकता है? क्या तुम मुझे कोई सुराग दे सकते हो? मैं इस बड़ी दुनिया में उसे कहाँ ढूंढूंगा? दक्ष ने आह भरते हुए जुन से पूछा। मैं नहीं जान सकता, मुझे भी नहीं पता कि यह कहाँ। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मुझे बस इतना पता है कि यह इसी दुनिया में है। अगर हम इसके करीब हों तो मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन यही एकमात्र मदद है जो मैं आपको दे सकता हूँ, जुन ने कहा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसके करीब पहुंचने के लिए भी कुछ जानना होगा, अन्यथा क्या ये सिर्फ किस्मत नहीं है? दक्ष ने उससे पूछा। ये भाग्य है, या आप इसे अपना भाग्य कह सकते हैं, जैसे कि आपको फीनिक्स ब्लड रोब मिला जो उसके द्वारा इस दुनिया में छोड़ दिया गया था। आप लॉ ऑफ भी पा सकते हैं, जून ने दक्ष से कहा। अगर यह होना तय है तो आप इसे पा लेंगे, अगर यह नहीं है तो आप इसे नहीं पा सकेंगे। अगर उन्हें ढूंढना इतना आसान होता तो क्या आपको नहीं लगता कि तियान शेन के पास वे सभी पहले से ही होते? जुन ने आंखें घुमाते हुए पूछा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं यहाँ जरूरत से ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता। इस सीमित समय में मुझे अक्ष का प्रिय राजा बनना है और समय की तलवार के साथ साथ एक लॉ ऑफ भी ढूंढना है, ये दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बहुत ज्यादा, जुन ने अपना वाक्य पूरा किया। तुमने क्या उम्मीद की थी? इस दुनिया का शासक बनना कभी भी आसान नहीं होता। अभी तुम्हें जो करना है वह अभी भी सरल है। भविष्य में तुम्हें और भी बुरे काम करने पड़ सकते हैं। शुरुआत में हार मत मानो, बस इसे एक चुनौती के रूप में लो, एक चुनौती जिसे तुम तुरंत पार कर सकती हो, जुन ने आह भरते हुए कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। वो मीलियाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, जो अभी भी बॉर्डर टाउन में थी। वो उसे ले जाने से पहले रॉयल पैलेस वापस जाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि युद्ध शुरू होने पर वह बॉर्डर टाउन में रहे। यद्यपि शहर के नष्ट हो जाने या मनुष्यों पर आक्रमण होने की संभावना लगभग नगण्य थी, फिर भी वह नहीं चाहता था कि युद्ध शुरू होने पर वह वहां मौजूद रहे और अतिरिक्त क्षति का कारण बने। वह वू कसुन से इस मामले में मदद नहीं मांग सकता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में जाने। अगर कोई जानता भी तो ये बंधक स्थिति बन जाती। डार्क स्पिरिट बीस्ट्स कई दिनों तक उड़ते रहे, इससे पहले कि वे अंततः सुनाई किंगडम के शाही शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वे शाही महल के सामने उतरे। वू शुन दक्ष के साथ घोड़े से उतरा। आप लोग वापस जाकर आराम करें। मैं जाकर महामहिम से बात करूंगा और उन्हें हमारी सफलता के बारे में बताऊंगा,
वू शुन ने अपने आदमियों से कहा। ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों ने अपना सिर हिलाया और फिर वापस मुड़कर चले गए। जब तक हम आपके रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर लेते, तब तक आप शाही महल में ही रहेंगे। मुझे यकीन है कि इस मिशन को पूरा करने के इनाम के रूप में आपको कुछ अच्छी जगहें मिलेंगी। अभी के लिए आप वहीं रहेंगे जहां आप पहले रहा करते थे। वू शुन ने दक्ष के साथ महल के अंदर जाते हुए कहा। वो राजा के हॉल के बाहर हिजड़े से मिला और उससे कहा कि वो दक्ष को उसके कमरे तक ले जाए। उसके बाद वो हॉल के अंदर प्रवेश करेगा और दरवाजा बंद कर देगा। नपुंसक ने दक्ष को उसके कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वापस इसी जगह पर हो, दक्ष ने बिस्तर पर गिरते हुए कहा, ये केवल समय की बात है कि चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी। इसके अलावा वू शुन जल्द ही यह वस्त्र लेने के लिए यहाँ आएगी। उसने फीनिक्स प्रतीक के साथ रक्त लाल वस्त्र को देखते हुए कहा, जिसे अभी तक वू शुन ने नहीं लिया था। तारानकन 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 तारानकन। महाराज, वू शुन ने राजा का अभिवादन किया और वह एक घुटने पर बैठ गया। राजा ने कहा, खड़े हो जाओ, तुम वापस आ गए। तुमने मिशन पूरा कर लिया, है न? राजा ने वू शुन से पूछा। हाँ महाराज, मुझे अंगूठी मिल गई है। वू शुन ने राजा को अंगूठी दिखाते हुए कहा। राजा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे मुझे दे दो। वू शुन आगे बढ़ा और उसने अंगूठी राजा को दे दी। यह अंगूठी, इसमें कुछ खास नहीं लगता। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही अंगूठी है? राजा ने पूछा। हाँ, यह सही अंगूठी है। हम इससे कुछ भी महसूस नहीं कर सकते क्योंकि यह अक्ष राजा से बंधी है। केवल वही इसका उपयोग कर सकता है और इसकी शक्ति महसूस कर सकता है। वू शुन ने वही बहाना दिया जो उसे दक्ष ने दिया था। दिलचस्प है, यह अंगूठी अभी भी क्यों बंधी हुई है? क्या तुमने यह अंगूठी लेने के लिए उनके राजा को नहीं मारा? राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, अक्ष राजा ने यह अंगूठी शाही शिक्षक को दी थी। हमें यह अंगूठी उससे लेनी थी और वह मर चुका है, वू शुन ने उत्तर देते हुए समझाया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यह पुष्टि की गई है कि राजा को मारने से दूसरे लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। दक्ष के अनुसार अंगूठी रक्त रेखा से बंधी होती है। केवल अक्ष राजा की रक्त रेखा ही उसकी मृत्यु के बाद इसका इस्तेमाल कर सकती है, वू शुन ने कहा। ये दक्ष द्वारा उससे कहा गया एक और झूठ था। दिलचस्प है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। तो राजा अभी भी जीवित है? राजा ने वू शुन से पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि वह बदला लेने के लिए जल्द ही हम पर हमला करेगा क्योंकि वह जानता है कि हम रॉयल ट्यूटर की मौत में शामिल थे। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, वू शुन ने कहा। हाँ, अब समय आ गया है कि हम सब कुछ खत्म कर दें। पिछली बार जीतने के बाद भी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है कि अक्ष साम्राज्य इस दुनिया से गायब हो जाए, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अपने आदमियों को तैयारी शुरू करने को कहूंगा, वू शुन ने सिर हिलाते हुए कहा। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हिजड़े से कहो कि वो सभी मंत्रियों को यहाँ बुला ले। मैं उन्हें भी तैयार रहने को कहूंगा। तुम जा सकते हो। वू शुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और फिर पीछे मुड़कर चला गया। वो बाहर हिजड़े से मिला और उसे राजा के आदेश बताए। उसके बाद वो दक्ष के कमरे की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो दक्ष के कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। मुझे लगता है कि वह यहाँ बागे को लेने आया है, दक्ष ने सोचा और उसने आह भरी। वह नहीं चाहता था कि रक्त फीनिक्स रोब उससे दूर हो जाए, लेकिन वह उस रोब के लिए सब कुछ खतरे में नहीं डाल सकता था जिसे अंततः वो स्वयं लेने वाला था। वो खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि वू शुन बाहर खड़ा था, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। तुम्हें कुछ चाहिए? दक्ष ने पूछा, जैसे उसे पता ही न हो कि वू शुन यहाँ क्यों आए है। मुझे कुछ चाहिए। हाँ, मैं यहाँ चोगा लेने आया हूँ। वो मुझे दे दो और यहीं आराम करो। मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा, वू शुन ने दक्ष से कहा और अपना हाथ बढ़ाया। दक्ष ने लबादा उतारकर बिना किसी हिचकिचाहट के वू शुन को दे दिया क्योंकि वह अपने इरादे पर संदेह नहीं लाना चाहता था। वू शुन ने फीनिक्स रक्त रोब लिया और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। अल्पविराम। ओह ठीक है,
मैंने महामहिम को हमारी सफलता में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। वह वास्तव में बहुत खुश हैं। अब आपको पूरी आजादी है। आप किसी भी समय महल छोड़ सकते हैं, बशर्ते आप दिन के अंत में वापस आ जाएं। जहां तक आपके पुरस्कारों की बात है तो वे आपको कुछ दिनों में दे दिए जाएंगे। वो शून्य ने दक्ष को सूचित किया और फिर उसने हाथ हिलाया और चला गया। दक्ष ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। मैं अब आजाद हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे आगामी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने विचार के साथ आगे बढ़ने से पहले उसे तैयारी करने दूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी दिन के उपयोग की बात करें तो मैं चाहता हूं कि बॉर्डर टाउन इतनी दूर ना हो। तब मैं स्पेटियल ट्रैवल का उपयोग करके मीलियाई को यहाँ ला सकता था और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर बसा सकता था, लेकिन सीमा के भीतर आने के लिए वापस उड़ान भरने में कुछ दिन लगेंगे, उसने आह भरते हुए कहा। वो उठकर बैठ गया और अपनी बाहें फैला दी। जो भी हो, मैं कमरे के अंदर नहीं रह सकता। अगर मेरे पास समय हो तो मुझे बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। मुझे अभी भी किसी तरह लॉ ऑफ को ढूंढना है, उसने ड्रैगन स्क्वाड रोब पहनने के बाद दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। उसने दरवाजा खोला और महल से बाहर निकल गया। जैसा कि वू शुन ने कहा था, किसी ने उसे नहीं रोका। कुछ देर चलने के बाद दक्ष ड्रैगन टॉवर पर पहुंच गया जो महल के पास था। यह वह जगह थी जहां ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य प्रशिक्षण लेते थे और जहां उनके सभी संसाधन थे। चूंकि वह भी ड्रैगन स्क्वाड का सदस्य था, इसलिए वह अंदर जाकर देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था, उसने वू शुन के बेटे को जाते हुए देखा। वू शुन का बेटा वू लान फीनिक्स रक्त वस्त्र पहने हुए था जिसे वू शुन ने दक्ष से लिया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पिता ने उसे बताया होगा कि वह लबादा कितना खास है। ऐसा नहीं लगता कि वू लैन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी लड़ाई जीतने के लिए मदद लेगा। चलो देखते हैं वह कैसे करता है। दक्ष ने बुदबुदाते हुए अपनी दिशा बदली और वू लैन के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वू लान अपने दुश्मनों से लड़ने जा रही है और वह देखना चाहता था कि यह कैसे होता है और लबादे के क्या प्रभाव होंगे अगर इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति वू लान जैसा ही कोई हो। उसे कम से कम उस लबादे से खुद की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए, दक्ष ने वू लैन का पीछा करते हुए कहा। वो ऐसा नहीं कर सकता, जुन ने अचानक कहा जब वो उसके पास आए। क्यों? उसने सेंट ग्रेड आर्टिफैक्ट पहना हुआ है। वो जिससे भी लड़ रहा है वो सेंट ग्रेड आर्टिफैक्ट से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वह अपने पिता जैसे किसी से लड़ेगा, दक्ष ने उत्तर दिया। उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि यह किस तरह की कलाकृति है। फीनिक्स ब्लड रोब एक साधारण कलाकृति नहीं है। जब तक आप एक कल्टीवेटर है, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कल्टीवेटर नहीं है उनके लिए इसका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, जुन ने समझाया। क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने पूछा। यदि आप साधक नहीं हैं, तो आप विशेष इशारा किए बिना रक्त फीनिक्स रोब की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। आपको अपने खून से रोब पर एक विशेष पैटर्न बनाने की आवश्यकता है जो गायब हो जाएगा, जुन ने उत्तर दिया। तियान शेन ने इसे उस व्यक्ति को सिखाया जिसे उसने यह वस्त्र दिया था। चूंकि वह व्यक्ति साधक नहीं था, इसलिए उसने उन्हें इसके बारे में सिखाया। मुझे यकीन है कि यह उन सभी को सिखाया गया होगा जिन्हें फीनिक्स रक्त वस्त्र विरासत में मिला था, जिसमें शाही शिक्षक भी शामिल थे। लेकिन ये रक्त फीनिक्स वस्त्र शाही शिक्षक द्वारा आपको या वू शुन को नहीं दिया गया था। आप में से कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था, शुन ने समझाया। तो ये बात है। मैं इसे बिना ऐसा किए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक साधक हूँ। लेकिन वू शुन एक आत्मा योद्धा है और वू लैन सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है। उनमें से कोई भी उनके लिए ब्लड फीनिक्स रोब के प्रभावों को सक्रिय नहीं कर सकता। ये वास्तव में बेकार होगा, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह एक दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, उसने वू लैन की दूर की ओर देखते हुए कहा। वो रॉयल सिटी की सड़कों से होकर जून के पीछे पीछे चला। जुन, अपना ध्यान केंद्रित रखो। तुमने कहा था कि जब हम पास होंगे तो तुम लॉ ऑफ को महसूस कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ महसूस हो तो मुझे बताओ,
क्योंकि मैं शहर से गुजर रहा हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों की ओर जा रहा था। सड़कों के दोनों ओर आलीशान दुकानें बनी हुई थी। उसने अंदर जाकर देखने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसने अपने दिमाग में उन दुकानों को नोट कर लिया जो दिलचस्प लग रही थी, ताकि वह वापस आते समय उन्हें देख सके। जिस दुकान ने उसका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो हथियारों की दुकान थी। उसने सोचा कि यहाँ की दुकानों में कौन से अद्भुत हथियार होंगे। शहर में वू लैन का पीछा करते हुए दक्ष ने अंततः लड़के को एक इमारत में प्रवेश करते देखा। दक्ष को नहीं पता था कि यह जगह क्या है, लेकिन वह लोगों को वहां आते जाते देख सकता था। वह भी उस स्थान की ओर चला गया और अंदर घुसते ही उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दक्ष उस जगह में दाखिल हुआ, उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह जगह क्या है। उसने हर जगह लकड़ी की बनी हुई बेतरतीब मेजें देखी। लोग उनके चारों ओर बैठे थे और बियर पी रहे थे। यह एक बार है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अचानक उसे पास से तेज आवाज सुनाई दी। वू लैन, तुम फिर यहाँ हो? क्या पिछली बार की पिटाई काफी नहीं थी? तुम फिर से पिटने आए हो? दक्ष ने सीधे आगे देखा और वू लैन को टेबल के सामने खड़े देखा, जो बैठे लोगों को घूर रहा था। वहां 10 से ज्यादा युवा बैठे थे जो उसी जगह से आए लग रहे थे, क्योंकि वे एक जैसे हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे जिस पर सांप का प्रतीक बना हुआ लग रहा था। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह एक आत्मपीड़क है जो हमसे पिटने का आनंद लेता है, एक अन्य व्यक्ति ने वू लैन की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा। हाँ, वह वास्तव में एक बेकार आदमी है। मैं सोचता था कि ड्रैगन स्क्वाड के पास बहादुर सैनिक हैं जो अपराजय नायक हैं, लेकिन इस आदमी को देखने के बाद मुझे लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा एक झूठ हो सकती है। लोग उन्हें जरूरत से ज्यादा आंकते हैं, एक और आदमी ने मजाकिया ढंग से हंसते हुए कहा। अल्पविराम, मैं सहमत हूँ। या तो यही बात है या फिर ड्रैगन स्क्वाड ने सचमुच एक कूड़ा चुना है, एक अन्य व्यक्ति ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं एक और लड़ाई चाहती हूँ, वू लैन ने गंभीर स्वर में पुरुषों से कहा। ओह, क्या बेबी फिर से पिटना चाहती है? चले जाओ, मैं अपने हाथ गंदे करने के मूड में नहीं हूँ। कल आना, उनमें से एक आदमी ने वू लैन से कहा। युवक, क्या तुम उस आदमी के दोस्त हो? जब दक्ष पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था, तो बार की एक वेट्रेस ने उसके पास खड़े होकर उससे पूछा। आप ऐसा कह सकती हैं, दक्ष ने महिला की ओर देखते हुए जवाब दिया। वो वास्तव में दयनीय है। हमेशा सांसारिक सांप युद्ध आत्मा कॉलेज के लोगों के समूह से लड़ने की कोशिश करता रहता है। मैं आपको यह नहीं बता सकती कि मैंने कितनी बार लोगों से उसे पीटने के बाद घर ले जाने के लिए कहा है। ड्रैगन स्क्वाड उसे क्यों नहीं रोकता या कुछ नहीं करता? मैं समझती हूँ कि वे शायद बच्चों के मामलों में शामिल नहीं होना चाहते और सांसारिक सांप आत्मा योद्धा कॉलेज के लिए संघर्ष नहीं लाना चाहते, लेकिन फिर भी वे कम से कम इस आदमी को यहाँ पिटने के लिए आने से तो रोक सकते हैं, वेट्रेस ने आह भरते हुए कहा। शायद इसलिए क्योंकि वे उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी एक आदमी को मजबूत बनने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वू लैन जीत जाएगा, दक्ष ने बड़बड़ाया। उसने अभी यह कहा ही था कि वह चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि एक मुट्ठी वू लैन के चेहरे पर आ गिरी। वू लैन जमीन पर गिर पड़ी। हरे वस्त्र पहने हुए लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और वू लैन की ओर बढ़ा, जो जमीन पर लेटी हुई थी। उसने वू लैन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर बाहर ले गया। बाकी 9 आदमी भी उनके पीछे पीछे चले गए, जिनमें बार के बहुत से लोग भी शामिल थे जो किसी व्यक्ति को पिटते हुए देखना चाहते थे। चलो फिर से शुरू करते हैं, पिछली बार जैसा ही होगा। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो वह आदमी एक दिन मर जाएगा, वेट्रेस ने कहा और वह भी दरवाजे की ओर चल दी। यह एक कुत्ते बिल्ली की दुनिया है। यदि आप मजबूत नहीं हैं, तो आप मर जाएंगे। यह आदमी एक बेवकूफ है। वो इतने शक्तिशाली परिवार में पैदा हुआ है। उसके पिता इस राज्य के सबसे मजबूत लोगों में से एक है। मुझे पता है कि उसके पास जीतने की ताकत नहीं है, लेकिन उसका परिवार उसकी ताकत का एक हिस्सा है। मदद लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कम से कम किसी को इस तरह से सक्रिय रूप से मौत की तलाश नहीं करनी चाहिए।
दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह भी बदकिस्मत है, अगर फीनिक्स ब्लड रोब सक्रिय होता तो वह कुछ हद तक सुरक्षित रहता, उसने बाहर निकलते समय कहा। वो बार से बाहर निकला और देखा कि वू लैन उस आदमी का सामना कर रहा था जिसने उसे मुक्का मारा था। दोनों ही लड़ रहे थे। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह आदमी वू लैन के साथ खेल रहा था। वू लैन को मुक्का मारा जा रहा था, जबकि वह एक भी मुक्का नहीं मार पा रहा था। उसके होठों से खून भी बह रहा था। दक्ष ने उस आदमी के पीछे एक काले पैंथर की छाया देखी जो उससे लड़ रहा था। वह बहुत तेज है, शायद इसलिए क्योंकि वह पहले से ही अपनी युद्ध भावना का उपयोग कर रहा है। दूसरी ओर वू लैन के पास युद्ध भावना नहीं है और वह केवल अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है। जब तक वू लैन कुछ हिट लगाने में कामयाब नहीं हो जाता तब तक कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन वू लैन की लड़ाई को देखने के बाद यह असंभव लगता है। दक्ष ने लड़ाई देखी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। ये लड़ाई कम और वू लैन के लिए ज्यादा मारपीट थी। जो अब जमीन पर पड़ा था उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ये कचरा है, इसमें कोई ताकत नहीं है, फिर भी यह हमें परेशान करने की हिम्मत करता है, आदमी ने वू लैन के करीब आते हुए कहा। उसने वू लैन को लात मारी जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। वू लैन जमीन पर गिर गया और उसकी पीठ आसमान की ओर थी। यह एक दिलचस्प दिखने वाला लबादा है, आदमी ने कहा जब उसने वू लान का लबादा और उस पर सुंदर फीनिक्स प्रतीक देखा। वो वू लान के करीब गया और वू लान का चोगा उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उस आदमी का हाथ चोगा छूने वाला था, उसका हाथ रुक गया। उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वह आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि किसी ने उसके हाथ रोकने की हिम्मत की। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसके हाथ पर शिकन थी। जब उसने बगल की ओर देखा तो उसे एक छोटे लड़के का चेहरा दिखाई दिया। लड़के ने सफेद लबादा पहना हुआ था जिस पर ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दक्ष था, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने कोई और उसका रोब ले जाए। ये तुम्हें लेने के लिए नहीं है, दक्ष ने उस आदमी से कहा, बिना उसका हाथ छोड़े। एक और ड्रैगन स्क्वाड सदस्य, क्या आप असली सदस्य हैं या उसके जैसे एक और बेकार व्यक्ति हैं? आदमी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ओह, आप मुझे दूसरों से काफी अलग पाएंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। चाहे उस आदमी ने कितनी भी कोशिश की, वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मुझे धोखे से पकड़ा और अब तुम मुझे जाने न देने के लिए अपनी युद्ध भावना का उपयोग कर रहे हो, लाल बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा। अरे रुको, हमारे दोस्त को छोड़ दो। अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो तो निष्पक्ष लड़ाई करो, उसे चुपके से पकड़ने में क्या हर्ज है, उस आदमी के दोस्तों में से एक ने कहा और वह दक्ष की ओर एक कदम आगे बढ़ा। देखो दोस्तों, तुमने मेरे दोस्त को पीटा। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वह लड़ाई चाहता था, लेकिन तुमने उसकी चीजें भी चुराने की कोशिश की। यह मैं नहीं देख सकता। अब जब मैंने खुद को इसमें शामिल कर लिया है तो बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ अगर तुम टूटी हड्डियों के साथ वापस नहीं जाना चाहते, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, आपको ड्रैगन स्क्वाड को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मौत कैसे हुई। हाँ, तुम तो बस एक बच्चे हो जो उस आदमी से भी छोटा है। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम हमें डरा सकते हो? वह आदमी भी बड़ी बड़ी बातें करता था जब तक कि उसे पहली बार जमीन पर पटक नहीं दिया गया। तुम भी वैसे ही लगते हो, बहुत बड़ा मुंह, लाल बालों वाले आदमी के दोस्तों ने हंसते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रहा हूँ और आपको भी चले जाना चाहिए, दक्ष ने लाल बालों वाले आदमी का हाथ छोड़ते हुए कहा। वो वू लैन को उठाने के लिए उसके करीब गया, लेकिन तभी उसने देखा कि एक लात उसकी ओर आ रही है। तुम कमीने, तुम्हें लगता है कि अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद डर गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लाल बालों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। जब उसका लात दक्ष पर पड़ने वाला था तो उसने देखा कि दक्ष अपनी जगह से गायब हो गया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, छोटे आदमी,
युद्ध की भावना रखने वाला केवल तुम ही नहीं हो, दक्ष ने उस आदमी के पीछे आते ही कहा। उसने लाल बालों वाले आदमी की बगल पर लात मारी, जिससे उसकी फ्लाई उड़ गई। लाल बालों वाले आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पसलियां टूट गई हो और वह जमीन पर गिर पड़ा हो। उसे खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी। तुमने उस पर हमला किया, लाल बालों वाले आदमी के अन्य दोस्तों ने कहा और वे दक्ष की ओर भागे। आह, कुछ बेवकूफ कभी नहीं सीखते, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और फिर गायब हो गया। उस क्षण को बीते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उनमें से हर एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा दर्द से रो रहा था। वे सभी लोग जो सांसारिक सर्प आत्मा योद्धा कॉलेज का हिस्सा नहीं थे, वे दक्ष को किनारे से आश्चर्य से देख रहे थे। यहाँ तक कि वेट्रेस भी हैरान रह गई जब उसने देखा कि दक्ष ने सभी को इतनी आसानी से हरा दिया। क्या यही पौराणिक ड्रैगन स्क्वाड की असली ताकत है? उसने आश्चर्य से कहा। दक्ष वू लैन के पास गया और सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। चलो घर चलते हैं, बड़े आदमी, उसने वू लैन को उठाने में मदद करते हुए कहा। मुझसे दूर रहो, वू लैन ने कहा और उसने दक्ष को दूर धकेल दिया, लेकिन तभी वो खुद जमीन पर गिर गया। मैंने कोई मदद नहीं मांगी, मैं अपने दम पर जीतना चाहता था। तुम्हें बीच में क्यों आना पड़ा? वू लैन ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। उसके होठों से अभी भी खून बह रहा था। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मैंने एक साथी स्क्वाड सदस्य की मदद की। जहां तक तुम्हें अकेला छोड़ने की बात है, मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हें पता है क्यों? दक्ष ने वू लैन के करीब जाते हुए कहा। वू लैन ने असमंजस में पीछे देखा। क्यों? उसने दक्ष से पूछा। क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो, दक्ष ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उसके शब्द आसपास मौजूद सभी लोगों ने सुने। लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या वे एक और लड़ाई देखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार दो ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों के बीच। तुम सबसे बड़े बेवकूफों में से एक हो जिन्हें मैंने देखा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जो कर रहे थे वह बहादुरी थी? नहीं, ऐसा नहीं था। तुम उनके लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, तुम सिर्फ एक पंचिंग बैग थे, और तुम खुद ये जानते थे। तुम्हारे पास जीतने की ताकत नहीं है, और तुम ये भी जानते हो। फिर भी तुम लड़ाई की तलाश में रहते हो। यह मजबूत होने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्यों। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि तुम मरना चाहते हो, तुम इस जीवन को कमजोर होकर नहीं जीना चाहते, और तुम मौत की तलाश में रहते हो। ये स्पष्ट है, दक्ष ने नाराज स्वर में कहा। मैं, वू लैन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसके शब्दों को दक्ष ने बीच में ही काट दिया और बोलना जारी रखा। चुप रहो, मैं अभी बात कर रहा हूँ। बहाने बनाने के बारे में सोचना भी मत। तुम सच में एक बेवकूफ हो। तुम्हें ड्रैगन टॉवर में रहना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए और अपनी युद्ध भावना को जगाने के तरीके खोजने चाहिए। अगर तुम अपनी युद्ध भावना को नहीं जगा सकते, तो भी तुम कई तरीकों से ड्रैगन स्क्वाड के लिए उपयोगी हो सकते हो। ड्रैगन स्क्वाड सदस्य की उपाधि के योग्य होने के लिए तुम्हें योद्धा होने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, तो मौत की तलाश करने से बेहतर कुछ भी नहीं है, दक्ष ने कहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे जीने के लिए संघर्ष करना था और मजबूत बनना था, लेकिन मेरे पास संसाधन भी थे। दूसरी ओर, आपके पास कई बेहतर विकल्प है। आप आराम से अपना जीवन जी सकते हैं, फिर भी आप मौत की तलाश में रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके अलावा और कौन बड़ा मूर्ख होगा, उन्होंने आगे कहा। अब क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं, या तुम खुद ही अपने शरीर को घसीटकर लाना चाहती हो और सबको दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी मूर्ख थी? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, लेकिन उसने जवाब का इंतजार नहीं किया और वह आगे बढ़ा और वू लैन को उठने में मदद की। इस बार वू लैन ने उसे दूर नहीं धकेला। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। दक्ष ने वू लैन का एक हाथ अपने कंधों पर रखा और ड्रैगन टॉवर की ओर चलना शुरू कर दिया। तारानकन 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 तारानकन। वे रास्ते में ही थे जब वू लैन ने अंततः कुछ कहा। तुम्हारा नाम दक्ष था, है ना? वू लैन ने पूछा।
उसे याद आया कि उसके पिता ने दक्ष का परिचय वू लैन के नाम से कराया था। हाँ, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया, मैं आपके असभ्य व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ और मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। वू लैन ने आह भरते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही थी। दक्ष ने जवाब दिया, मैं बस एक बार अपने पिता को उन लोगों के खिलाफ लड़ाई में जीतकर गौरवान्वित करना चाहता था जिन्होंने मुझे पहले हराया था। मैं बेकार नहीं दिखना चाहता था, मैं सभी को गौरवान्वित करना चाहता था। हालांकि मैं अपनी क्षमताओं से थोड़ा अनभिज्ञ था। मैं एक कचरा हूँ। उन लोगों ने मुझे जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। जितना बेहतर मैं ये समझूंगा, यह उतना ही आसान होगा। वू लैन ने आह भरते हुए कहा, तुम कोई कचरा नहीं हो। क्या तुम सोचते हो कि नश्वर लोग कचरा हैं? वे लोग जो जानकारी लेकर आते हैं, शाही दरबार के मंत्री, अधिकार और जिम्मेदारी के कई महत्वपूर्ण पद हैं। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें चीजों को एक आत्मा योद्धा के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। दक्ष ने जवाब दिया, चीजों को एक नश्वर के नजरिए से देखो। तुम फिर भी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतने शक्तिशाली पिता है। दूसरे तरीकों से उन्हें गौरवान्वित करो। अगर तुम अपनी युद्ध भावना को जगा लेते हो तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो भी तुम एक विद्वान हो सकते हो और ड्रैगन स्क्वाड की मदद कर सकते हो। तुम ड्रैगन स्क्वाड के निजी कारीगर हो सकते हो और उनके लिए खजाने बना सकते हो। तुम्हारे पास सफलता पाने के कई तरीके हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम बड़ी तस्वीर देख पाते हो या नहीं, उसने आगे कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वू लान उसकी बातों को गंभीरता से ले रही थी और उन्हें समझ रही थी। जल्द ही वे ड्रैगन टॉवर पर पहुंच गए। तुम्हारा कमरा कहाँ है? दक्ष ने ड्रैगन टॉवर में प्रवेश करते हुए वू लैन से पूछा। वू लैन ने दक्ष को दिशा बताई। दक्ष ड्रैगन टॉवर के अंदर कुछ ही मिनट चला था जब उसने वू लैन के पिता वू शुन को देखा। उसे क्या हुआ? वू शुन ने दौड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ लोग थे और कुछ लड़ रहे थे। दक्ष ने जवाब दिया, एक बार फिर तुम पूरी तरह से चोटिल होकर आए हो। बस मुझे परवाह नहीं है कि तुमने मुझसे क्या वादा लिया। मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। देखते हैं कि जब उनकी खुद की हड्डियां टूट जाएंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। वू शुन ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहा। रुको पिताजी। वू शुन जाने ही वाला था कि उसे वू लैन ने रोक लिया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। दक्ष ने मुझे बचाते समय ही मेरे लिए उन्हें पीट दिया था। वू लैन ने वू लैन को समझाया। उसने तुम्हें बचाया? वू शुन ने आश्चर्य से कहा। हाँ, जब वो मेरी मदद करने आया तो मुझे पीटा जा रहा था, वू लैन ने बताया। इस लबादे का क्या हुआ? इसने तुम्हारी रक्षा नहीं की? वू शुन ने पूछा। मेरी रक्षा करो? क्या ये सामान्य वस्त्र नहीं है? यह मेरी रक्षा क्यों करेगा? इसने कुछ नहीं किया, वू लैन ने सिर हिलाते हुए कहा। आह, तो उसने अपने बेटे को नहीं बताया कि यह एक रक्षात्मक कलाकृति थी। उसने शायद कहा कि यह एक सामान्य लबादा था। ये समझ में आता है। मैं सोच रहा था कि इतनी मूर्खता के बाद वू लैन एक रक्षात्मक कलाकृति का उपयोग करने के लिए क्यों सहमत होगी। दक्ष ने सोचा क्योंकि उसे कुछ बातें समझ में आई। इससे कुछ नहीं हुआ। ये तो अजीब बात है, वू शुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो चोगा मुझे वापस दे दो, उसने वू लैन से कहा। वो खुद उस चोगे का परीक्षण करना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें भी वो चोगा देने वाला था। मुझे नहीं लगता कि यह मुझे सूट करता है। इसके अलावा मैंने कुछ समय के लिए बाहर न जाने का फैसला किया है। मैं ड्रैगन टॉवर में प्रशिक्षण और अध्ययन करना चाहता हूँ और एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, वू लैन ने कहा और उसने चोगा उतारकर वू शुन को दे दिया। सब ठीक है, मैं अब चल सकता हूँ, उसने दक्ष से कहा और अपने हाथ दक्ष के कंधे से हटा लिए। तुम मेरे पिता से बात करो, मैं आराम करने जाऊंगी। मदद के लिए धन्यवाद, वू लैन ने दक्ष से कहा और फिर वो चलता बना। ये कैसे हो सकता है? यह अक्ष रॉयल ट्यूटर का लबादा है। किंवदंतियों के अनुसार यह एक अचूक सुरक्षा प्रदान करता है। इसने मेरे बेटे की मदद क्यों नहीं की? वू शुन ने बड़बड़ाया। शायद ये सिर्फ एक अफवाह थी कि यह लबादा वास्तव में इतना खास नहीं है। दक्ष ने एक अनुमान लगाया। ये उसके शब्दों ने वू शुन को स्तब्ध कर दिया।
उसने चोगा पहनने से पहले कुछ सेकंड तक उसे देखा। मुझे मारने की कोशिश करो, उसने दक्ष से कहा। क्या? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। चिंता मत करो, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि यह लबादा कितना प्रभावी है। अपनी पूरी ताकत से मुझे मारने की कोशिश करो, वू शुन ने दक्ष से कहा। जरूर, अगर तुम यही चाहती हो, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और अपनी मुट्ठी बांधकर वू शुन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। दक्ष वू शुन पर हमला करने के लिए तैयार था। गहरी सांस लेने के बाद उसने वू शुन को मुक्का मारा। मुक्का लगने के बाद वू शुन 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो शांत दिख रहा था, मानो उस पर हमले का जरा भी असर नहीं हुआ हो। मैंने तुम्हारा हाथ महसूस किया, ये चोगा वाकई बेकार है। अगर यह मुझे इस कमजोर हमले से गुदगुदी महसूस करने से नहीं रोक सकता, तो यह चीज काम नहीं करेगी। ये बेकार है, वू कसुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने चोगा उतार दिया। वह नहीं जानता था कि यह चोगा उसके लिए काम नहीं करता, क्योंकि न तो वह साधक था, न ही वह अपने रक्त से चोगे को सक्रिय करने की विधि जानता था। दक्ष के हमले से उसे सिर्फ हल्की गुदगुदी महसूस हुई। इसकी वजह ये थी कि दक्ष ने अपनी साधना का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। दक्ष ने बस ऐसे हमला किया जैसे कोई नश्वर हमला करता है। उसने तब भी अपनी ज्यादातर ताकत पर नियंत्रण रखा था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो वू शुन वापस उड़कर जमीन पर गिर जाएगी। वह वू शुन के सामने अपनी क्रूर ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि ये रॉयल ट्यूटर द्वारा खुद को अजेय दिखाने के लिए फैलाई गई अफवाहें हो। ये स्वर संभवतः एक सामान्य लबादा है, दक्ष ने कहा। ये बेकार चीज, मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन ये तो एक सामान्य कपड़ा था। वू लैन ने बड़बड़ाते हुए लबादा फाड़ दिया, जिससे दक्ष चौंक गया। उसने बागे के दोनों टुकड़े एक तरफ फेंक दिए। फिर भी सब ठीक है। मुझे आज भी आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मेरे बेटे को बचाने के लिए और उस पोशाक को पाने के लिए कड़ी मेहनत की। मुझे नहीं पता कि आपने उसे यह एहसास दिलाने के लिए क्या किया कि उसे बाहर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने वास्तव में मेरी इसमें मदद की। जब तक वो ड्रैगन टॉवर में है, वो सुरक्षित है। हर चीज के लिए धन्यवाद, वू शुन ने दक्ष से कहा। कुछ भी नहीं था, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। पहले तो उसका मन सेंट ग्रेट कलाकृति के नष्ट हो जाने के विचार से उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह कलाकृति फीनिक्स ब्लड रोब थी, जो कि जून के अनुसार 9 बार स्वयं की मरम्मत कर सकती थी। उसे उम्मीद थी कि बागे के 9 बार अभी खत्म नहीं हुए होंगे। वह बागे को लेने जाना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। क्या तुम ड्रैगन टॉवर के अंदर देखना चाहते हो? यह एक विशेष बैज है। जब तक मैं तुम्हें उच्च अधिकार वाला नया बैज नहीं दिला देता, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। ये बैज तुम्हें टॉवर के अंदर अधिकांश स्थानों पर ले जाएगा। तुम चारों ओर देख सकते हो। मैं अब अपने रास्ते पर चलता हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं। फिर से मेरे बेटे की मदद करने के लिए धन्यवाद, वू शुन ने जाने से पहले आखिरी बार दक्ष से कहा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वू शुन चला गया है, दक्ष फीनिक्स ब्लड रोब के पास गया जो जमीन पर पड़ा था। उसने चोगा उठाया और एक बार फिर चौंक गया। चोगा जो आधा फट गया था, अब एक ही टुकड़े में रह गया था। वह ठीक हो गया था। अद्भुत, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अपना ड्रैगन स्क्वाड रोब उतार दिया और फीनिक्स रोब पहन लिया। फीनिक्स रोब के ऊपर उन्होंने उसे ढकने के लिए ड्रैगन स्क्वाड रोब पहन लिया, ठीक वहीं जहां इसका स्थान है। मुझे लगा था कि इसे वापस पाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वो दालान से चलता रहा। उसकी मंजिल ड्रैगन टॉवर लाइब्रेरी थी। जब वू शुन पहली बार दक्ष को यहाँ लाया था, तो उसने दक्ष को ड्रैगन टॉवर के कुछ महत्वपूर्ण स्थान दिखाए थे। ड्रैगन टॉवर लाइब्रेरी उनमें से एक थी। कहा जाता है कि इसमें लगभग हर संभव विषय पर बड़ी संख्या में किताबें मौजूद थीं। दक्ष वहां जाकर थोड़ा अध्ययन करना चाहता था। ऐसा करने के उसके 2 मुख्य लक्ष्य थे। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य स्पिरिट वॉरियर के बारे में अध्ययन करना था और यह जानना था कि कोई अपनी वॉर स्पिरिट को कैसे जगा सकता है। वो अपनी वॉर स्पिरिट को जगाने की कोशिश करना चाहता था, जो इस शरीर में सक्षम है।
दूसरे कारण के लिए वो समय की तलवार के बारे में कोई सुराग खोजने की कोशिश करना चाहता था। समय की तलवार एक ईश्वरीय श्रेणी की कलाकृति थी जो सभी कलाकृतियों के राजा की तरह थी। कहा जाता है कि यह इस सीलबंद ग्रह पर कहीं है। वह देखना चाहता था कि क्या वह इस दुनिया के इतिहास में समय की तलवार के बारे में कोई सुराग पा सकता है। वो जल्द ही ड्रैगन टॉवर लाइब्रेरी में पहुंच गया। हालांकि उसके पास ड्रैगन स्क्वाड रोब था, फिर भी उसे प्रवेश पाने के लिए अपने सदस्य बैज की आवश्यकता थी। उसने वह विशेष बैज दिखाया जो उसे कुछ मिनट पहले वू जुन ने दिया था। बैज दिखाने के बाद उसे तुरंत प्रवेश की अनुमति दे दी गई। इतना ही नहीं, एल्डर को दक्ष के हाथ में वह बैज देखकर आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि बैज में वाकई कुछ खास था। दक्ष लाइब्रेरी में गया और एल्डर से पूछा कि उसे वो किताबें कहाँ मिल सकती हैं जिनकी उसे तलाश थी। जानकारी मिलने के बाद वह लाइब्रेरी में घूमा और अपनी जरूरत की किताबें चुनी। तारांकन 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 तारांकन। दक्ष अपने हाथ में 20 से अधिक पुस्तकें लिए हुए था और वह मेज के सामने कुर्सी पर बैठा था। हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ काफी समय बिताना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी में हूँ तो 2 दिन काफी होंगे, दक्ष ने पहली किताब खोलते हुए कहा। उन्होंने पहली पुस्तक से शुरुआत की जो आत्मा योद्धाओं की उत्पत्ति के बारे में थी। जून ने उसे पहले ही आत्मा योद्धाओं की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में बता दिया था और बताया था कि वे विलुप्त आत्मा प्राणियों के वंशज थे जिन्होंने एक समय में प्रजनन के लिए अन्य प्रजातियों का अपहरण कर लिया था, जिससे स्वर्गीय सम्राट क्रोधित हो गया और उसने इस दुनिया को बाहर से सील कर दिया। दक्ष को ये किताब पढ़ने में सिर्फ 1 घंटा लगा। इसे पढ़ते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इन लोगों ने क्या क्या कहानियां गढ़ी है। किताब में बिल्कुल भी सच नहीं लिखा था। उसमें लिखी हर बात झूठ थी। इसमें बताया गया है कि आत्मा योद्धा वे बच्चे हैं जिन्हें देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्हें आत्मा देवताओं से शक्ति प्राप्त हुई जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस ग्रह को सील किए जाने के कारण के बारे में कहा गया है कि स्वर्गीय क्षेत्र आत्मा दुनिया की प्रगति से ईर्ष्या करता था। उन्होंने आत्मिक जगत पर आक्रमण किया और उसे सील कर दिया। मुझे कहना होगा कि उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। ये तो स्पष्ट होना चाहिए, पूर्वज नहीं चाहेंगे कि कोई उनके काले इतिहास को जाने। उनके पास अतीत के अपने शर्मनाक कृत्यों को छिपाने के लिए एक नकली इतिहास है। समय बीतने के साथ जो लोग इस शर्मनाक सच्चाई को जानते थे वे बुढ़ापे में मर गए। उनके बाद आने वाले लोग सच्चाई नहीं जानते थे। उन्हें जो भी इतिहास पाठ के रूप में बताया गया था उन्होंने उस पर विश्वास किया, जुन ने दक्ष से कहा जब वह उसके बगल में आई। वो उसके सामने टेबल पर बैठ गई। ये सच है, शर्मनाक इतिहास को भूल जाना बेहतर है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। अगर वे इतिहास को मिटा देंगे तो आने वाली पीढ़ी अतीत से कैसे सीखेगी और उन गलतियों को कैसे जानेगी जिन्हें उन्हें नहीं दोहराना चाहिए, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसने दूसरी किताब खोलते ही किताब को एक तरफ रख दिया। दूसरी किताब ही वो थी जिसे पढ़ने में उसकी दिलचस्पी थी। आखिरकार वो इसी के लिए यहाँ आया था। यहीं से वास्तव में मजा शुरू हुआ। यह वो किताब थी जो युद्ध की आत्माओं को जगाने के बारे में थी। दक्ष सीखना चाहता था कि अपनी युद्ध आत्मा को कैसे जगाया जाए, या कम से कम बुनियादी बातें तो जाननी चाहिए, क्योंकि वह एक आत्मा योद्धा होने का नाटक कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि ऐसी बुनियादी बातों की वजह से उसके झूठ का पर्दाफाश हो। दक्ष ने किताब पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने पहले कुछ शब्द पढ़े वह हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वास्तव में युद्ध आत्माओं को जगाने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है। हालांकि कुछ तरीके थे जो जागृति प्रक्रिया में मदद करते थे। पहले कुछ पन्नों में अलग अलग तरह की युद्ध आत्माओं के बारे में बताया गया था। वू जुन और वर्मिलियन के पास एलिमेंटल एनिमेट युद्ध आत्माएं थी, एलिमेंटल इनएनिमेट युद्ध आत्माएं थी, एनिमल युद्ध आत्माएं थी, युद्ध आत्माओं को मजबूत बनाना, हथियार से जुड़ी युद्ध आत्माएं और भी बहुत कुछ। दिलचस्प। मुझे नहीं पता था कि युद्ध आत्मा के इतने प्रकार होते हैं और प्रत्येक युद्ध आत्मा के पास जागने के लिए एक अलग सुझाव होता है, दक्ष ने किताब पढ़ते हुए कहा। अक्ष किंगडम स्पिरिट वॉरियर कॉलेज की परीक्षा में उसे बताया गया कि उसके पास पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट है और उसने इस पर विश्वास किया।
उसे एक सेकंड के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि स्पिरिट जजमेंट मिरर ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई होगी। जब परीक्षा के दिन स्पिरिट जजमेंट मिरर ने उसकी निष्क्रिय युद्ध आत्मा को देखा तो उसमें बैंगनी धुंध दिखाई दी। सभी ने मान लिया कि यह बेकार बैंगनी धुंध युद्ध आत्मा है, लेकिन किसी ने भी अंत में बैंगनी धुंध के बीच चमकती लाल आंखें नहीं देखी। यहाँ तक कि दक्ष ने भी उस समय यह नहीं देखा था। उसे पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट का सेक्शन मिला और उसने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। उसने जो पढ़ा उसके अनुसार पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट बेकार था। हालांकि कुछ ऐसे तरीके लिखे गए थे जिनके बारे में कहा गया था कि वे पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट को जगाने में कारगर साबित हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट को दिखावे से जुड़ी वॉर स्पिरिट के रूप में जाना जाता था। इससे स्पिरिट वॉरियर्स को कूल दिखने और दूसरों के सामने दिखावा करने में मदद मिलती थी। इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं था। चूंकि ये दिखावे से जुड़ी एक युद्ध आत्मा थी, इसलिए ये कहा जाता था कि बैंगनी धुंध युद्ध आत्मा की विशेषताओं को उत्तेजित करने के लिए एक व्यक्ति को दूसरों के सामने अभिमानी और दिखावा करने की आवश्यकता होती है। दिखावा, हाँ, तुमसे बेहतर यह काम कौन कर सकता है? जून ने जोर से हंसते हुए अपनी उंगली दक्ष की ओर इशारा किया। बेवकूफ, मैंने कभी दिखावा ही कब किया? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। क्या सवाल यह नहीं होना चाहिए कि जब तुमने दिखावा नहीं किया था? जून ने दक्ष की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। धोखा देते रहो, मुझे पता है कि मैं कितना विनम्र व्यक्ति हूँ। मैं कभी दिखावा नहीं करता। मैं इस दुनिया में सबसे विनम्र व्यक्ति हूँ, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। निश्चित रूप से आप हैं, जून ने कहा जैसे वह किसी बच्चे से बात कर रही थी। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैं उसके झांसे में नहीं आ रहा, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसने जून की तरफ देखना बंद कर दिया और किताब पढ़ना जारी रखा। वो मौका मिलते ही सभी युद्ध आत्माओं के बारे में पढ़ना चाहता था, विशेष रूप से उन युद्ध आत्माओं के बारे में जो उसे आकर्षित करती थी और उन्हें कैसे जगाया जाता था। वो किताबें पढ़ता रहा। उसने वुशुन की व्हाइट विंग्ड एंजल वॉर स्पिरिट के बारे में पढ़ा। उसने वमिलियन की वमिलियन वॉर स्पिरिट के बारे में पढ़ा। उसने शासक वॉर स्पिरिट के बारे में भी पढ़ा। पुस्तक में केवल युद्ध आत्माओं के बारे में जानकारी थी, लेकिन युद्ध आत्माओं की ज्ञात सीमाओं के बारे में भी। वह लोगों की युद्ध आत्माओं की कमजोरियों को जानना चाहता था जो इस दुनिया में उसकी सबसे बड़ी बाधा हो सकती थी। उसने किताब पढ़ी और जल्द ही वह किताब के यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आखिरी पन्ने पर पहुंच गया। आखिरी पन्ना बाकी किताब से कुछ अलग था। जबकि किताब के बाकी पन्ने पीले और अक्षर सफेद थे, आखिरी पन्ना काला था और उसमें लाल अक्षर थे। दक्ष ने काले पृष्ठ को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ना शुरू किया क्योंकि उसे लगा कि इसमें कुछ खास बात है। आखिरी पेज भी एक युद्ध आत्मा के बारे में था। दक्ष को पेज के ऊपर लाल आंखों की छवि दिख रही थी। आंखों के नीचे युद्ध आत्मा का नाम लिखा हुआ था। पौराणिक लाल आंखों वाली युद्ध आत्मा, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस युद्ध आत्मा के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। इसे प्राचीन काल में केवल एक बार पहले देखा गया था। प्रथम राजा, जिसने पूरी दुनिया को एक झंडे के नीचे एकीकृत किया, पौराणिक लाल आंखों वाली युद्ध आत्मा रखने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति माना जाता था। पौराणिक लाल आंखों वाली युद्ध आत्मा को सबसे शक्तिशाली युद्ध आत्मा माना जाता है, लेकिन इसकी क्षमताएं अज्ञात है। कोई नहीं जानता कि यह युद्ध आत्मा क्या करने में सक्षम है। भविष्यवाणी के अनुसार जिस व्यक्ति के पास लाल आंखों वाली युद्ध आत्मा है, उसके पास पूरी दुनिया को एकजुट करने और यहाँ तक कि आत्मा ग्रह की मोहर को तोड़ने की ताकत है। दक्ष ने काले पृष्ठ पर लिखे शब्दों को पढ़ा। दिलचस्प है, न केवल क्षमताएं अज्ञात है, बल्कि सीमाएं भी अज्ञात है। यहाँ तक कि युद्ध भावना को जगाने की विधि भी खोखली है, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह एक शक्तिशाली युद्ध आत्मा की तरह लगता है, एक युद्ध आत्मा जो आंख से संबंधित है। इस तरह की किसी चीज का होना बहुत ही आश्चर्यजनक होता, उसने आह भरते हुए कहा। इस तरह की वॉर स्पिरिट रखने के बजाय
मेरे पास बेकार पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट है। जो भी हो, मुझे लगता है कि यह कुछ न होने से तो बेहतर है। कम से कम मैं इसका इस्तेमाल करते समय अच्छा दिखूंगा, उन्होंने आगे कहा। लाल आंखें युद्ध भावना। मुझे इसके बारे में कुछ याद है, जुन ने अचानक कहा क्योंकि उसे कुछ याद आया। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? दक्ष ने जून से पूछा। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें देवताओं के महान युद्ध के बारे में बताया था? स्वर्ग का सम्राट इस ग्रह को इसके पापों के लिए नष्ट करने आया था और दानव सम्राट उसे रोकने आया था। जून ने दक्ष से पूछा। हाँ, मुझे याद है। उसके बारे में क्या? दक्ष ने पूछा। उस समय आत्मा प्राणियों के राजा को लाल आंखों वाला राजा कहा जाता था। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय सम्राट ने इस ग्रह को नष्ट करने के लिए सबसे पहले अपने स्वर्गीय योद्धाओं को भेजा था, लेकिन रेफ आइस्किन ने अकेले ही सभी स्वर्गीय योद्धाओं को मार डाला। तभी स्वर्गीय सम्राट क्रोधित हो गया और खुद आया, जुन ने कहा। तो ये युद्ध आत्मा है जो इस दुनिया के आत्मा प्राणियों के राजा से संबंधित है? दक्ष ने पूछा। हाँ, ऐसा कहा जाता था कि लाल आंखों वाला राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो स्वर्गीय सम्राट को हरा नहीं सका और उसे मार दिया गया। अफवाहों के अनुसार लाल आंखों वाला राजा इसलिए हार गया क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका। इस दुनिया की ऊर्जा उसके लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और इसीलिए उसे मार दिया गया। चाहे वास्तविक कारण कुछ भी रहा हो, सच्चाई ये है कि लाल आंखों वाले आत्मा राजा को मार दिया गया था, जुन ने समझाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वर्गीय सम्राट के हाथों मर गया या नहीं। अकेले स्वर्गीय योद्धाओं को मार डालना उसकी ताकत का सबूत देने के लिए काफी है, दक्ष ने किताब बंद करते हुए कहा। मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मेरे पास पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट है। सबसे कम ग्रेड वॉर स्पिरिट वाले व्यक्ति को वॉर स्पिरिट के राजा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने किताब को एक तरफ रख दिया और अगली किताब पर चला गया। बाकी किताबें इस दुनिया के विभिन्न रहस्यों के बारे में थी। दक्ष जब किताबें उठा रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसी बहुत सी किताबें हैं। वो किताबें पढ़ता रहा। 17 किताबें बाकी थी। अब तक उसने सिर्फ 2 किताबें ही खत्म की थी। वो पूरा दिन और पूरी रात बिना आराम किए या खाए पिए पढ़ता रहता था। उसकी लगन ड्रैगन टॉवर लाइब्रेरी के बुजुर्गों को भी हैरान करने के लिए काफी थी। वे आश्चर्यचकित थे कि दक्ष अपनी पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित था। जब दक्ष ने इतनी सारी किताबें उठा ली तो उसके पास इतनी किताबें थी कि दक्ष को अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं था और वह अपनी क्षमता से ज्यादा किताबें चुन रहा था। लेकिन अगले दिन उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। दक्ष अब पहले से ही दूसरी आखिरी किताब पर था। उसने किताब खत्म की और उसे एक तरफ रख दिया। उसने अपना सिर मेज पर रखा और आह भरी। सच में, अगर मैंने इतना पढ़ा होता तो मैं किसी बड़ी कंपनी में करोड़पति होता, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। इतनी सारी किताबें और एक भी उपयोगी चीज नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। सच में, ये किताबें आखिर किसने लिखी हैं? एक शहर में गायब अंडरवियर के बारे में पूरी किताब। आखिर इस रहस्य में क्या है? जाहिर है कि यह कोई बेवकूफ चोर कर रहा है। अपना ध्यान असली कीमती चीजों पर लगाओ। कागज की कितनी बर्बादी है, उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा। हा, ये वास्तव में मजेदार था, जुन ने हंसते हुए कहा। उस बेवकूफ रहस्य में क्या मजाक था? मैंने अपना बहुत सारा समय ये सोचकर बर्बाद कर दिया कि मुझे दूसरी आखिरी किताब में कुछ उपयोगी मिलेगा, लेकिन ये बेकार था, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मैंने यह नहीं कहा कि किताब मजेदार है। असली बात तो ये थी कि किताब पढ़ते समय आपके हाव भाव क्या थे, जुन ने हंसते हुए कहा। दक्ष ने जुन को खाली आंखों से देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। उसने जुन को अपनी गोद में बैठा लिया। चूंकि आपने पहले ही मेरा मजाक उड़ाया है, तो जब मैं आखिरी किताब पढ़ूंगा तो आप इसका बदला ले लेंगे, उन्होंने कहा और अपनी एक बांह जून की पतली कमर के चारों ओर लपेट ली। उसने अपने दूसरे हाथ से आखिरी किताब खोली, जो कि आखिरी बची हुई किताब थी, जिससे ये तय होना था कि जो 24 घंटे उसके पास नहीं थे, वे उपयोगी थे या सिर्फ समय की बर्बादी थे। दक्ष ने आखिरी किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू किया।
भविष्य के एक बच्चे का रहस्य। दक्ष ने पहला पृष्ठ पढ़ते हुए बुदबुदाया। ये कुछ दिलचस्प लग रहा है। अगर यह भविष्य के बारे में है तो ये समय और समय की तलवार से संबंधित हो सकता है। आखिरकार कुछ ऐसा है जिसके बारे में उम्मीद की जा सकती है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत आशावादी मत बनो। तुम भी गायब हो रही महिला के रहस्य को लेकर उत्साहित थे। ये बेकार साबित हुआ। इससे सीखो और उत्साहित होने से पहले किताब को पूरा पढ़ लो, जुन ने दक्ष से कहा। तुम्हें हमेशा ही मजाक खराब करना पड़ता है ना? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहा और उसने जून के गालों को खींचा। मैं बंद करो इसे, कसुन ने प्यार से चिल्लाया। हा, तुम बहुत प्यारी हो। दक्ष ने हंसते हुए उसके गालों को छोड़ा और किताब पढ़ना जारी रखा। भविष्य से आए बच्चे का रहस्य। आज मैं केला शहर गया क्योंकि मैंने वहां एक रहस्यमयी घटना के बारे में अफवाहें सुनी थी। दक्ष ने किताब पढ़ना शुरू किया। मैं केला शहर पहुंचा और वहां के नागरिकों से इस बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि मैं सही जगह पर हूं और मुझे उस व्यक्ति के घर जाने को कहा जो सीधे तौर पर इसमें शामिल था। बूढ़े आदमी ने मुझे 3 साल पहले हुई घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि उसका पोता अचानक अपने पिता की जान बचाने के लिए भविष्य से आने की बात करने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके पोते ने अपने पिता के कारवां पर डाकुओं के हमलों के बारे में बात की जो अगले दिन रवाना होने वाला था। उन दोनों ने सोचा कि बच्चा बस खेल रहा है। बच्चे के पिता ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और शहर छोड़कर चला गया। दादा दादी ने उस पर विश्वास नहीं किया। खबर आई कि लड़के ने जो कहा था वो सच निकला। डाकुओं ने कारवां पर हमला कर दिया था। बूढ़े का बेटा मर चुका था और वह बच्चा जो भविष्य से आने की बात कर रहा था गायब हो चुका था। ये बहुत अजीब है। जिस आदमी से मैंने बात की उसे वह बच्चा इतना अच्छी तरह याद है मानो वो असली था और उसका अस्तित्व था। लेकिन पड़ोसी और दूसरे कहते हैं कि बूढ़े आदमी का कभी कोई पोता पोती नहीं था और वह अस्तित्व में ही नहीं था। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति भविष्य से अतीत में आ जाए? क्या ये संभव है कि किसी व्यक्ति का पूरा अस्तित्व मिटा दिया जाए? या फिर यह कि बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा था और ऐसा कुछ नहीं हुआ? दक्ष ने किताब पढ़ते ही उसे बंद कर दिया। यही है समय की तलवार। तुमने कहा था कि यह लोगों की चेतना को अतीत में ले जाती है और उनके पुराने स्व में भी ले जाती है। 24 घंटे के बाद वह व्यक्ति, उसका अतीत और उसका भविष्य सब कुछ अस्तित्व से मिट जाता है। ऐसा लगता है कि यह सच है। सब कुछ मेल खाता है, दक्ष ने उत्साह से कहा। यह मेल खाता है। केवल एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही है वह ये है कि दादाजी दूसरों की तरह अपने पोते के अस्तित्व को क्यों नहीं भूले। सामान्य स्थिति में उन्हें भी भूल जाना चाहिए था। उन्होंने अपनी बात जारी रखी और उनकी मुस्कान अनिश्चितता के साथ एक भौं में बदल गई। ऐसा लगता है कि इसके लिए एक स्पष्टीकरण है। बूढ़े आदमी के पास संभवतः समय की तलवार थी जब उसका पोता गायब हो गया था, जुन ने आह भरते हुए कहा। इसका उससे क्या संबंध है कि उसे ऐसी कोई चीज याद है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थी? दक्ष ने पूछा। ये समय की तलवार का प्रभाव है। समय की तलवार का वर्तमान स्वामी हमेशा इसके प्रभावों से प्रतिरक्षित रहता है। दादाजी इसके स्वामी बन गए और यह प्रभावों से प्रतिरक्षित हो गई तथा उसे वैकल्पिक समय रेखा याद आ गई जहां यह वास्तव में घटित हुई थी, जुन ने समझाया। इसके आधार पर यह स्पष्ट है समय की तलवार गेसन साम्राज्य के क्या शहर में है। अब मुझे बस एक नक्शे की जरूरत है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह इतना आसान नहीं है। इसे खोजने के लिए आपको अभी भी पूरे शहर की तलाशी लेनी होगी। यहाँ बहुत समय बिताए बिना ये लगभग असंभव है। क्या आप अपने मुकदमे को सालों तक टालने के लिए तैयार हैं? जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो, इतना निराशावादी मत बनो। कम से कम हमने खोज मापदंडों को पूरी दुनिया से सीमित करके सिर्फ एक शहर तक सीमित कर दिया है। बाकी की चिंता हम बाद में कर सकते हैं। अभी खुश होने का समय है, दक्ष ने जुन के गालों को फिर से खींचते हुए कहा। तुम सही हो। तुमने अच्छा किया। चलो ये जगह छोड़ो और तलवार की तलाश में जाओ, जुन ने दक्ष से कहा और उसने मासूमियत से अपना हाथ उठाया। इतनी जल्दी नहीं। मैं किसी भी मिशन में किसी भी चीज के लिए देरी नहीं कर रहा हूँ।
मैं दोनों का इंतजाम कर दूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो खड़ा हुआ और किताब को वापस उसकी मूल जगह पर रख दिया। ये काम पूरा करने के बाद वो लाइब्रेरी से बाहर चला गया। वो ड्रैगन टॉवर से बाहर निकला। सूरज उसके सिर के ठीक ऊपर था। जब वो ड्रैगन टॉवर से बाहर निकला तो दोपहर हो चुकी थी। दक्ष वापस शाही महल की ओर चला गया। वो शाही महल में दाखिल हुआ। जब पहरेदारों ने पहचान लिया कि दक्ष ही वो व्यक्ति है जो टॉवर के अंदर रह रहा है, तो उन्होंने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। दक्ष रॉयल हॉल की ओर चला गया, जहां राजा रहता था, और अपने मंत्रियों से मिला। रास्ते में उसे शाही खोजे मिला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा महल के दूसरी तरफ है, नपुंसक ने दक्ष से कहा। मैं यहाँ महामहिम से मिलने आया हूँ। मुझे उनसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? दक्ष ने हिजड़े से पूछा। तुम और कुछ महत्वपूर्ण बात? हिजड़े ने संदेह भरी नजरों से दक्ष की ओर देखते हुए कहा। बेशक, क्या मैं ही वो व्यक्ति नहीं था जो ये जानकारी लेकर आया था जिसके कारण महामहिम ने मेरे साथ ड्रैगन स्क्वाड भेजा था? मेरा समय बर्बाद करना बंद करो और मुझे महामहिम के पास ले चलो। आप नहीं जानते कि हमारे लिए समय कितना महत्वपूर्ण है, दक्ष ने कहा। हम मेरे साथ आओ, हिजड़े ने वापस चलते हुए कहा। शाही खोजे ने दक्ष को महान हॉल में पहुंचाया जहां राजा बैठे थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि राज्य के मंत्री वहां से निकल रहे हैं। मंत्री आपस में कुछ चर्चा करते हुए हॉल से बाहर निकले और दक्ष की ओर देखे बिना ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। तुम यहीं रहो, मैं जाकर महामहिम को सूचित करूंगा, खोजे ने ग्रेट हॉल का दरवाजा खोलने और अंदर कदम रखने से पहले दक्ष से कहा। वो कुछ मिनट अंदर रहा। उस दौरान दक्ष धैर्यपूर्वक बाहर उसका इंतजार करता रहा कि वह बाहर आए और उसे अंदर ले जाए। उसे अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। कुछ देर बाद शाही खोजे ने बड़े हॉल का दरवाजा अंदर से खोला। तुम अंदर आ सकते हो, उसने दक्ष से कहा और एक तरफ हट गया। अंदर कदम रखते ही दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वह राजा के पास गया और फिर एक घुटने पर बैठ गया। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी जय हो। खड़े हो जाओ, राजा ने कहा और उसने दक्ष को खड़े होने का इशारा किया। राजा के आदेशानुसार दक्ष खड़ा हो गया। मुझे बताया गया था कि तुम मुझसे मिलकर मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हो। बोलो, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? राजा ने दक्ष से पूछा। महाराज, मैंने सुना है कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसी बारे में बात करना चाहता था, दक्ष ने कहा। ओह, उसके बारे में क्या? हम वास्तव में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और वे भी। मेरी जानकारी के अनुसार उनकी सेनाएं पहले ही अपने शहरों को छोड़ चुकी है और वे सीमाओं की ओर बढ़ रही है। हमारी सेनाएं भी कल ही निकल जानी चाहिए, राजा ने सिर हिलाते हुए कहा। महाराज, मैं आपसे बात करना चाहता था क्योंकि मेरे पास एक सुझाव था। क्या होगा अगर हम आमने सामने लड़ने के बजाय दो तरफ से हमला करें? दक्ष ने कहा। दोनों पक्षों से तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने दक्ष से पूछा। पहले उसे विश्वास नहीं होता था कि वो किसी बच्चे से युद्ध के बारे में बात करेगा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ और दक्ष ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसके बाद राजा को लगा कि उसे दक्ष को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उसकी जानकारी के अनुसार दक्ष ने खुद ही रॉयल ट्यूटर को मार डाला था। भले ही दक्ष द्वारा मारे जाने पर रॉयल ट्यूटर का ध्यान भटक गया था, लेकिन फिर भी यह तथ्य नहीं बदला कि उसे दक्ष ने ही मारा था। मेरा मतलब है युद्ध। आप जानते हैं कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच बड़ी लड़ाई होती है और जीतने वाले पक्ष को सब कुछ मिल जाता है। मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वह बिल्कुल अलग है। मैं सुझाव दे रहा हूँ कि हमें दो सेनाएं बनानी चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दो सेनाएं? राजा ने असमंजस में पूछा। हाँ, पहली सेना सीमा पर लड़ाई लड़ेगी जो अक्ष साम्राज्य के दक्षिण में है और दुश्मन को कब्जा में रखेगी। ये सामान्य युद्धों की तरह ही होगा। दूसरी सेना के लिए वो अक्ष साम्राज्य के चारों ओर अन्य राज्यों से होकर जाएगी और उत्तर से अक्ष साम्राज्य में प्रवेश करेगी जहां उन्हें कम से कम संदेह होगा। हम आसानी से अक्ष साम्राज्य के शाही शहर को घेर सकते हैं और दूसरी सेना का उपयोग करके इसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। यह एक आसान जीत होगी।
दक्ष ने सुझाव दिया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने राजा की ओर देखा और उसके हाव भाव देखे। राजा के हाव भाव देखकर उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जिसकी उसे उम्मीद थी। राजा सुखद आश्चर्यचकित लग रहा था। यह सही है, हम इस तरह से आसानी से जीत सकते हैं। हम इसे सामान्य तरीके से भी जीत सकते हैं, लेकिन आपके तरीके से हमें कम नुकसान होगा, राजा ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन उसके भाव अचानक गंभीर हो गए। हालांकि इसमें एक समस्या है, राजा ने बुदबुदाया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ है, आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन दूसरी सेना को अक्ष साम्राज्य के चारों ओर जाने और उसके उत्तर तक पहुंचने के लिए कई अन्य राज्यों का चक्कर लगाना पड़ेगा, राजा ने कहा। अल्पविराम, भले ही राज्य हमसे कमजोर हो, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि वे हमारी सेना को अपनी जमीन पर घुसने देंगे। भले ही हम उन्हें डराएं और वे हमें अपने राज्य से गुजरने दें, फिर भी इसमें बहुत सारी राजनीति होनी चाहिए। इतने सारे राज्यों को इस तरह से पार करना पहले से ही मुश्किल है, और अक्ष राज्य को बताए बिना ऐसा करना तो और भी मुश्किल है। अगर इन सभी राज्यों में से एक भी व्यक्ति उन्हें बता दे तो अक्ष राज्य को आसानी से पता चल जाएगा, राजा ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। हम सेना के रूप में राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे, हम यात्रियों और भटकते साधकों के एक समूह के रूप में प्रवेश करेंगे। एकमात्र समस्या यह है कि हम अपने सैनिकों को कोई कवच पहनाकर नहीं रख सकते। दूसरी सेना को साधकों की तरह बिना किसी कवच के यात्रा करनी होगी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि वे अपने हथियार साथ ले जा सके, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आप बिना कवच के शहर पर कब्जा करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि वे बिना कवच के लड़ेंगे। मैंने केवल इतना कहा था कि हमारी सेना बिना कवच के यात्रा करेगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। व्यापारी, हम व्यापारियों से कवच और अन्य महत्वपूर्ण सामान ले जाने को कहेंगे। व्यापारी यह बहाना बना सकते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए तो वे कवच दूसरे राज्यों को बेचने जा रहे हैं। ये बहुत आसान नहीं है। हमें भरोसेमंद व्यापारी संगठनों का चयन करना होगा, हमें फैलना होगा, लेकिन अंत में हमारी सेना एकजुट होगी। और यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। उनके पास अपने हथियार और कवच होंगे जो अक्ष साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए तैयार होंगे, दक्ष ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अद्भुत, इतनी कम उम्र में भी इतनी बुद्धिमान। हमें लगा कि तुमने जो किया वह अच्छा था और हम उसके लिए तुम्हें इनाम देने वाले थे, लेकिन तुमने तो उससे भी बढ़कर किया। ये योजना हमारे कई सैनिकों की जान बचाएगी और हमें युद्ध जीतने में मदद करेगी। हमें तुम्हारे इनाम पर पुनर्विचार करना होगा। बताओ तुम क्या चाहते हो? राजा ने दक्ष से कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो, हम वादा करते हैं कि तुम जो चाहोगी हम तुम्हें देंगे, बशर्ते वह हमारी क्षमता के भीतर हो। जो चाहो मांगो, राजा ने दक्ष से पूछा और वह हंसने लगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो, दक्ष ने धीरे से कहा। अंदर से वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे राजा बना दो, दक्ष ने अपना सिर उठाया और एक कदम आगे बढ़ा। धृष्ट, राजा ने जोर से कहा और अपने सिंहासन के कुर्सी पर हाथ पटक कर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत है कि हम तुम्हें पदच्युत कर दें और तुम्हें राजा बना दें। क्या तुम मरना चाहते हो? राजा ने दक्ष की ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मैंने यह नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुनाई साम्राज्य का राजा बना दे। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि युद्ध जीतने के बाद आप मुझे अक्ष साम्राज्य का राजा बना दे। मैं पहले से ही आपका वफादार हूं। मेरे नेतृत्व में अक्ष साम्राज्य हमेशा आपका अधीनस्थ रहेगा। इसके अलावा मेरे पास यह मांगने का एक और कारण है, दक्ष ने एक भौं सिकोड़ते हुए कहा। अक्ष राज्य के राजा, तुम्हारे पास और क्या कारण है? उसने दक्ष से पूछा।
मेरे पिता, उन्होंने अपना पूरा जीवन अक्ष साम्राज्य की सेवा में लगा दिया और अंत में उन्हें केवल विश्वासघात मिला। यह मेरा मीठा बदला होगा। जिस लड़के को वे सभी बास्टर्ड कहते थे, वो उनका राजा बनेगा। यह एक काव्यात्मक न्याय होगा। मैं अक्ष साम्राज्य का राजा बनना चाहता हूँ, भले ही यह सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, दक्ष ने उत्तर दिया। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। हम इस बारे में सोचेंगे, राजा ने सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा। उसने सिंहासन पर अपनी पीठ टिका दी। तुम अब जा सकते हो। मैं सेनाओं को 2 भागों में विभाजित करने की व्यवस्था करूंगा और दूसरों के साथ इस योजना पर चर्चा करूंगा, उसने दक्ष से कहा और उसे जाने का इशारा किया। दक्ष ने अपना सिर हल्के से झुकाया और फिर वापस जाने के लिए मुड़ा। वो बड़े हॉल से बाहर निकला और अपने कमरे की ओर चला गया। यह अद्भुत था। तो ये तुम्हारी योजना थी। तुम सुनाए राजा के करीब पहुंची, उसका विश्वास जीता, 2 राज्यों के बीच युद्ध करवाया, उसे युद्ध आसानी से जीतने का विचार दिया और अक्ष राज्य के लिए कहा। अगर वह सहमत हो जाता है और योजना सफल हो जाती है तो तुम्हें आधिकारिक तौर पर अक्ष राज्य का राजा बना दिया जाएगा। जुन ने दक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा, वास्तव में मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस तरह से राजा बनना चाहता हूँ कि भविष्य में मीलियाई के लिए कोई परेशानी न हो। ये तभी संभव है जब कोई दुश्मन न हो और नागरिक उसे स्वीकार करे। ये सिर्फ बैकअप योजना है, अगर असली योजना गलत हो जाए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जून जितना ज्यादा शब्दों के बारे में सोचती गई, उतनी ही उलझन में पड़ती गई। उसने सोचा था कि आखिरकार उसे समझ आ गया है कि दक्ष क्या करने जा रहा है, लेकिन जब उसने उसके शब्द सुने तो उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। जल्द ही दक्ष अपने कमरे में पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसकर सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने अपना सारा समय खेती या काम में बिताया था। वो बहुत दिनों से सोया नहीं था। उसे पहले से ही कुछ नींद आ रही थी। जुन, मैं अभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं करना चाहता। क्या तुम मेरे पास रह सकती हो और अगर तुम्हें कुछ दिखे तो मुझे जगा सकती हो? दक्ष ने जुन से पूछा जब वो बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ठीक है, जून ने जवाब दिया और उसने दक्ष के चेहरे को देखा। अच्छी लड़की, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। जल्द ही वो सो गया। तारानकन 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 तारानकन। अगले दिन दक्ष की नींद खुली तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने अपनी बाईं ओर देखा और पाया कि जुन वहां बैठा है। मेरे लिए जागने के लिए धन्यवाद, उसने जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं अब बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। नींद वाकई चमत्कार करती है। दक्ष अपने कमरे के दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि खोजी वहां खड़ा था। खोजे ने कहा, महामहिम ने मुझे तुम्हें अपने पास लाने के लिए भेजा है। ओह जरूर, दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वो खोजे का पीछा करते हुए ग्रेट हॉल तक गया। जैसे ही दक्ष ने बड़े हॉल में प्रवेश किया, उसने पाया कि यह वैसा ही था जैसा कि जब वह पहली बार इसमें प्रवेश किया था। वहां राज्य के मंत्री थे, ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य थे और राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। वह आगे बढ़ा और राजा का अभिवादन किया। हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि हमने आपके द्वारा सुझाई गई योजना पर दूसरों के साथ चर्चा की है और वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह एक अच्छी योजना है। हम इसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सेना की संरचना पूरी हो गई है। सेनाएं भी तैयार है। पहली सेना आज सीमाओं के लिए रवाना होगी और दूसरी सेना के सैनिक कल अलग अलग प्रस्थान करना शुरू कर देंगे, राजा ने दक्ष को सूचित किया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जनरल लाइहू के साथ मिलकर दूसरी सेना का नेतृत्व करेंगे। आप दोनों के पास समान अधिकार होंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप दोनों एक दूसरे की सभी कमियों को दूर करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वू शुन आपको जनरल वू से मिलवाएगा। आपको आज ही एक दूसरे से मिल लेना चाहिए और एक दूसरे को जान लेना चाहिए क्योंकि आप कल ही चले जाएंगे, राजा ने अपनी बात समाप्त की। जनरल वू और मैं नेता होंगे। मास्टर वू शुन के बारे में क्या? दक्ष ने वू शुन की ओर देखते हुए पूछा। हालांकि उसने पहले ही उत्तर का अनुमान लगा लिया था, फिर भी उसने अनभिज्ञ होने का नाटक किया। वू शुन और अन्य लोग मुख्य सीमा की देखभाल करेंगे।
हम सभी को दूसरे हमले के लिए नहीं भेज सकते और अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करवा सकते।